अब कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना, और पेपर सॉल्व करने की, वो कहेंगे कि सर इतने की वजह से अगर ई है तो इतने की वजह से 3 टाइम्स ई हो जाएगी, क्योंकि सर इतना जो है इतने का 3 टाइम्स है। तो आप बी ऑप्शन लगा दोगे या सी ऑप्शन लगाओगे और आपको मिल जाएगा -1 नंबर। -1 क्यों भाई? निगेटिव मार्किंग होगी ना, नहीं होगी? 5 नंबर आपके चले गए, जहाँ +4 आने थे -1 आएंगे। ऐसे में क्या करना है आपको, देखो इस पिथ बॉल पे देखें तो एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा, है ना, और एक इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल हो रही होगी, क्योंकि भाई ये वाली बॉल इसको रिपेल कर रही होगी ना। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्यूब अकेडमी। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब नीट के पेपर में बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, है ना, लगभग 44 डेज बचे हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करना होती है, और इसी के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको लगाने होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो आज मैं आपके लिए आपके फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, जो कि थोड़े से ट्रिकी होंगे, और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से कई बार बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, ये 2025 में पूछा गया था। इसमें देखो कहा जा रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। आपसे कहा जा रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हम बना लेते हैं। एक स्फीयर मान लो ये हो गया ए और दूसरा स्फीयर हो गया बी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर देखो आपसे कहा जा रहा है कि हर स्फीयर में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये स्फीयर्स आपके आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम शेप और साइज के होंगे, है ना, इसका भी इस क्वेश्चन में काम पड़ेगा। तो इसके आगे आप देख सकते हो कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। हर एक चार्ज के बीच में जो हर एक स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो क्यू है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एफ दिया है आपको। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई हर एक के ऊपर, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, इनके बीच में मान लो हमने डिस्टेंस मान ली कितनी, आर मान लेते हैं। तो ये बताओ यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो एफ यहाँ बताया है, और ये एफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा ना आपका, फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे देखो कहा जा रहा है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी। तो पहले हम एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर लेके आए जो कि अनचार्ज्ड है। तो तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर जिसको मैं यहाँ ऑरेंज से बना देता हूँ, इसको सी मान लेते हैं। ये अभी अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब है कि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसको पहले आप ए के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो, फिर आप बी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो। ठीक है। फिर कहा रहे हैं एंड देन रिमूव फ्रॉम बोथ, और उसके बाद फिर दोनों से रिमूव कर दिया गया। पहले दोनों के कॉन्टैक्ट मिला है, उसके बाद फिर दोनों से रिमूव कर दिया। इसके आगे आपसे कहा जा रहा है, नाउ न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर्स ए एंड बी इस, आपको बताना है कि नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा ए और बी के बीच में। तो पहले सी को, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले जब सी को आप ए के कॉन्टैक्ट में लेके आए, ठीक है, तो भाई ए के ऊपर हमारा क्यू चार्ज था, सी के ऊपर 0 चार्ज था, तो कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा ए से सी में, है ना। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? तब तक यहाँ ट्रांसफर होगा बेटा जब तक यहाँ पर दो में चार्जेस बराबर नहीं हो जाते। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं हमारे। आइडेंटिकल चार्जेस अगर होते हैं, मतलब आइडेंटिकल स्फीयर्स अगर होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब है सेम शेप और साइज की, सेम शेप और साइज की बॉडीज होंगी तो उसमें चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक चार्जेस दोनों बॉडीज में इक्वल नहीं हो जाते हैं। ठीक है। वहीं अगर ये स्फीयर्स अनइक्वल होते, मतलब कि सेम शेप और साइज के ना होते, डिफरेंट शेप और साइज के होते, तो हम तब तक चार्ज ट्रांसफर करते, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता जब तक इसमें पोटेंशियल दोनों में बराबर नहीं हो जाता। स्फीयर ए और स्फीयर सी में पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाता। ठीक है। तो यहाँ तो आइडेंटिकल स्फीयर दी हैं, सेम शेप और साइज है, मतलब कि हमें बस चार्ज बराबर कर देना है। तो भाई ये बताओ क्यू से सी, ए से सी में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा कि दोनों में चार्ज बराबर हो जाए? तो Q/2 ही चार्ज तो ट्रांसफर होगा। ठीक है भाई, Q/2 चार्ज क्या होगा, ए से सी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर फाइनली हमारे पास Q/2 चार्ज आ जाएगा, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। ठीक है, सॉरी सी के ऊपर भी। फिर इसके बाद देखो अब सी, अब हमारा सी के ऊपर कितना है, Q/2 चार्ज है ना। अब इसको क्या किया, अब इसको हम लेके गए बी के साथ कॉन्टैक्ट में, है ना। तो अब देखो बी जिसके ऊपर क्यू चार्ज था, इन दो को हमने कॉन्टैक्ट में रख दिया, एक वायर था और इस तरह से भाई इनको कॉन्टैक्ट में लिया। अब ये बताओ इनके बीच में भी चार्ज ट्रांसफर होगा, बी के पास ज़्यादा चार्ज है, क्यू सी के पास कम चार्ज है, तो बी से कितना सी में चार्ज ट्रांसफर होगा तब तक होगा जब तक यहाँ भी बराबर नहीं हो जाते। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा Q/4 चार्ज
बी से सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फाइनली हमारा दोनों में कितना चार्ज आएगा, फाइनली हमारा दोनों में चार्ज आ जाएगा 3q/4 के बराबर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि नया फोर्स कितना बन जाएगा, तो अगर हम एफ नए वाले एफ को एफ डैश से लिखें तो एफ डैश हमारा आ जाएगा k/r², तो भाई सेम डिस्टेंस है हमारी, इनटू क्यू ऑन ए इंटू क्यू ऑन बी, मतलब कि चार्ज ऑन ए इंटू चार्ज ऑन बी। तो के क्यू ऑन ए हमें अच्छा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, इंटू हमें पता है क्यू ए कितना दिया है आपको, तो चार्ज ऑन ए हमारा आ चुका है q/2 के बराबर, इंटू चार्ज ऑन बी आ चुका है 3q/4 के बराबर, राइट। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 3/8 हो जाएगा, और KQ²/r² हमारा पुराना वाला फोर्स था, तो ये आ जाएगा 3/8F के बराबर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में पूछा गया था। इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है आपको विद डाइपोल मोमेंट इतना, डाइपोल मोमेंट इसका इतना दिया है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, तो ये बात आपसे कही। अब अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम दिशा में है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना होगा बताइए, एंगल 0 डिग्री होगा पहले। ठीक है, ओके। फिर कहा जा रहा है द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल से हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। मतलब अगर ये ऐसे था तो इसको डाइपोल, ये मान लो डाइपोल है, तो डाइपोल को मैंने ऐसे करके क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये डाइपोल है आपका, तो डाइपोल जो है, डाइपोल क्या किया, ऐसे रोटेट किया 60 डिग्री से। अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उससे यहाँ हमें मतलब नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, आपको बताना है कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, कि आपको सबसे पहले देखो डाइपोल मोमेंट जिसको पी से लिखते हैं हम, ये गिवन है कितना आपको 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कितनी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और अगर मैं इनिशियल एंगल की बात करूँ तो वो भी आपको गिवन है 0 डिग्री, फाइनल एंगल की बात करूँ तो वो गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, बस फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, जिसको मैं डेल्टा यू से यहाँ लिख सकता हूँ। तो डेल्टा यू आपका बराबर हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, किसी भी चीज़ का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। तो यहाँ से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं इनिशियल एंगल लिखूंगा यहाँ पर, माइनस ऑफ PE cos फाइनल एंगल, फाइनल एंगल मतलब कि जो थीटा एफ से लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। कई बार बच्चे माइनस साइन भूल जाते हैं कि पी cos थीटा नहीं है बेटा, -PE cos थीटा है। ठीक है, तो इसके आगे अगर आप यहाँ पी कॉमन ले लोगे और ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा PE cos ऑफ, है ना, थीटा एफ, मतलब फाइनल, हाँ माइनस, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ थीटा एफ लिया जाएगा पहले, ओके, और यहाँ पर थीटा आई होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, और ये आपका कितना आ जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा एफ, ये आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब बस आपको वैल्यूज पुट कर दी है। पी की वैल्यू हमें बता दी है 5 × 10⁻⁻6 इंटू ई की वैल्यू दी है 4 × 10⁵ इंटू कॉस ऑफ कितना, कॉस हम यहाँ रख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि 0 -60 तो 60 हम ले लेते हैं -60, लेकिन -60 ना लेके हम 60 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉस 60 की होती है 1/2 वैल्यू, तो 5 × 20 हो गया, 20 इंटू कॉस 60 की जगह मैंने 1/2 ले लिया, इंटू 10 की पावर, और जब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, तो ये आपका 10⁻⁻1 आ जाएगा, 2 1 2, 2 10 20, एंड आपका आंसर आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 जूल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच गिव्स मी डी एज द राइट ऑप्शन, बी एज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछा गया था, है ना। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलम मीटर पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। तो ठीक है, इसको भी हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मान लो भाई आपकी पहली लीनियर चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, और ये दूसरा लाइन चार्ज हो गया आपका। ठीक है, पहले के ऊपर प्लस लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे के ऊपर माइनस लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस का सेपरेशन, ये 2r का सेपरेशन है। बहुत अच्छी बात है। फिर कहा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। आपको बताना है कि दोनों लाइन चार्जेस के मिड वे में, मिड वे मतलब कि यहाँ बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा रही है, जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट होगा ये कितनी दूरी पर होगा भाई, दोनों से, इससे भी r दूरी पर होगा और इससे भी r दूरी पर होगा।
ये बात तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, है ना। फिर अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कुछ होगी हमारी क्या कहते हैं प्लस लेमडा की वजह से, और कुछ होगी माइनस लेमडा की वजह से, है ना भाई। एक होगी पॉजिटिव लाइन चार्ज की वजह से, एक होगी माइनस लाइन चार्ज की वजह से, है ना। तो पॉजिटिव वाले लाइन चार्ज की वजह से जो यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। वहीं अगर निगेटिव की बात करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, राइट, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के सम के बराबर ही तो हो जाएगी भाई, है ना। तो आप देख सकते हो कि ई नेट जो हमारी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपसे पूछा जा रहा है, ये कितनी हो जाएगी, ई प्लस प्लस ई माइनस, मतलब कि ई पॉजिटिव लेमडा की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और निगेटिव लेमडा की वजह से जो है इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। कितनी कितनी होगी, प्लस की वजह से हमें पता है कि आ जाएगी के, कितनी हो जाएगी, एक मिनट सॉरी, के नहीं यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो लेमडा बाय 4 क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ दूरी आर की है तो फिर आर ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दूसरी वाली की वजह से भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इतना ही आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, आप देख सकते हो यहाँ डी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है, ये 2018 में पूछा गया था, है ना क्वेश्चन, कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन गिरता है रेस्ट से थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच की हाइट से, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। उसके बाद क्या किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो पहले तो यहाँ देखो इसका केस देखो, जब भाई इलेक्ट्रॉन मान लो इतनी हाइट से, है ना, ये मान लो मैंने इतनी हाइट से इसको फेंका नीचे, जब इतनी हाइट से नीचे गिरेगा, नहीं एच हाइट है मान लो, यहाँ तक एच हाइट है, इतनी हाइट से जब ये नीचे गिरेगा तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो बताओ अच्छा यहाँ से ये फेंका नहीं गया, इसको सिर्फ फॉल छोड़ दिया गया यहाँ से, जब छोड़ेंगे तो इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ना। क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहता है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, कितना फोर्स लगेगा, तो अगर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा बराबर क्यू टाइम्स ई के, है ना। मतलब क्यू क्या है, क्यू है यहाँ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होता है। एफ ई, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा, हमें पता है फोर्स बराबर एम ए के भी होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली बात होगी। तो यहाँ से एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं क्यू ई बाय एम ई के बराबर, ठीक है। ये तो हमारी इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन हो गई, अच्छी बात है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे प्रोटॉन की कहानी क्या चल रही है। ये तो इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। प्रोटॉन की कहानी की बात करें तो अब प्रोटॉन को गिराने की बात करेंगे इसके बाद। तो कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिवर्स्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, मतलब पहले ऊपर थी तो अब नीचे कर दी है, ठीक है, ओके। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, उसका मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रखा गया है, ई था तो ई ही रहेगा। अब प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, अब प्रोटॉन को हमने फॉल कराया रेस्ट से, ठीक है, इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे है, तो क्या प्रोटॉन पे ऊपर फोर्स लगेगा, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज था, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, नीचे लग रहा था। प्रोटॉन पर भी नीचे ही फोर्स लगेगा, लेकिन अब की से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखो प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जिसको हम एफ पी लिख सकते हैं, यहाँ पर येलो से मैं लिख रहा हूँ, ये बराबर आ जाएगा क्यू टाइम्स ई के, ये भी आ जाएगा बराबर, है ना। तो फाइनली फोर्स ऑन प्रोटॉन को मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सलेरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एक्सलेरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू अप इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ये क्वेश्चन बन गई। अच्छा यहाँ आप देखो एक बात और मैं बता दूँ आपको इस क्वेश्चन में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लोग कहोगे सर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं कंसिडर किया इसमें, क्या बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटा इसलिए नहीं कंसिडर किया है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा था और प्रोटॉन गिर रहा था उस पर सेम ही इफेक्ट रहेगा, है ना, उसके एक्सेलरेशन पे। जब कोई चीज़ ग्रेविटेशन की वजह से गिर रही होती है नीचे, आप लोग ये पढ़ा होगा अपने 11th में, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ते हो, तो फ्री फॉल में उसके एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हर बॉडी पे सेम रहती है, वो उसमें मास पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो उसका इफेक्ट दोनों पे सेम रहेगा, तो उसको हम यहाँ निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो तो ये हमारी क्वेश्चन बन के आ गई। अब अगर आप यहाँ देखो दोनों ही केसेस में आपको एक चीज़ देखने को मिली है कि जो एक्सेलरेशन था हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास ऑफ पार्टिकल के,
है ना, कि मास अगर किसी पार्टिकल ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो आप अब यहाँ से मुझे इसके आगे ये बताओ कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताओ क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ऑफ कोर्स, किससे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इसके आगे जब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लेगा ना भाई, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है उसको कम टाइम लेगा, तो एक्सेलरेशन को नीचे आने में कम टाइम लेगा। और यही आपसे पूछा रहा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन, तो आप बताओगे ए स्मॉलर हो गया। इसमें देखो टफ तरीके से जानी ही है आपको, 5 टाइम्स 10 टाइम्स की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा स्मॉलर आ गया आंसर। ठीक है, अब हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2017 में पूछा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। कहा जा रहा है आपसे कि देखो 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके ऑलरेडी, अभी 15 मिनट में खाली, टोटल में 10 क्वेश्चन आपके ये लेकर आया हूँ, तो आई होप 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। तो इसके बाद देखो कहा जा रहा है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अब यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि आप मान लो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस हैं इसके ऊपर थोड़े से डिफर करते हैं, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस हैं थोड़ा सा डिफर करते हैं, अच्छी बात है। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। तो हमसे कहा जा रहा है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं भाई कि हमारा जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसको हम मान लेते हैं माइनस ई, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है इसको हम मान लेते हैं कितना, ई प्लस डेल्टा ई। ओके, यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा आपको पूरी बात। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ़ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम्स रखे हैं, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आपको बताना है कि डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो भाई इसके आगे देखो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो आपने क्या रख दिए हैं यहाँ पर, दो हाइड्रोजन एटम्स रख दिए, एक है हाइड्रोजन एटम, एक है हाइड्रोजन एटम। अब ये बताओ एक एच एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा कि कुछ चार्ज होगा, तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कुछ ना कुछ डिफर कर रहे हैं। तो अगर हम चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम निकालें, क्यू ऑन एच, क्यू एच का मतलब है चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम, तो ये आपका बराबर आ जाएगा ई, सॉरी माइनस ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन एटम में, है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, डेल्टा ई के बराबर यहाँ से, ठीक है, चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी वही डेल्टा ई चार्ज है, इसके ऊपर भी डेल्टा ई का चार्ज है ना। आधा क्वेश्चन समझो यहाँ सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। इसके बाद देखो हमसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, एक अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको दूर भगाएंगे और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नज़दीक लाएगा, दोनों हाइड्रोजन एटम को पास लेके आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेट फोर्स इस पे जीरो है। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे बराबर होंगे इस केस में, ठीक है, मतलब एफ जी एफ ई के बराबर होगा। तो इसको इक्वेट तो कर दिया हमने। अब यहाँ एफ जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको पता ही होता है जी एम, मतलब मास तो दोनों हाइड्रोजन ही है, तो हम यहाँ एम एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन कितना, और इनके बीच में मान लो डिस्टेंस मान ली हमने डी, तो डी की डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के इंटू, और चार्ज कितना है, डेल्टा ई चार्ज है, इसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा ई का स्क्वायर जो आएगा हमारा, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा जी एम एच स्क्वायर बाय के। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, है ना, एक मिनट को इसको उठा के ज़रा इधर से कहीं और रख लेते हैं, जगह हो जाएगी यहाँ हमारी, है ना, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखो भाई यहाँ पर आपको, तो जो डेल्टा ई आएगा इसके आगे आपका ये बराबर आ जाएगा रूट ऑफ जी एम स्क्वायर, एम एच को मैंने एम लिख दिया अपॉन के बराबर। तो यहाँ अगर आप वैल्यूज़ जब पुट करोगे जी की, एम की और के की, जो कि चलो देख लेते हैं, 6 जी की वैल्यू होती है 6। अब देखो मैं वो पुट ही नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो हमारा आंसर जो दिए हैं वो डायरेक्ट 10 की पावर में आंसर दिए हैं, और आपको इज ऑफ द ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ 10 की पावर्स रख के भी सॉल्व कर सकते हो। और इतना गैप है देखो इसमें, -37 -23, कितना गैप है। तो अगर आपका इधर उधर भी आता है तो आप नियरेस्ट आंसर लेके कर सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए आपको बहुत मतलब प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने होते हैं, है ना, क्लोज कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो रूट ऑफ जी, जी हमारा कितना होता है, 10 की पावर -11 होता है इसमें ऑर्डर, है ना, इंटू एम का ऑर्डर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का ऑर्डर दिया है कितना, 10 की पावर -27, लेकिन यहाँ 10 की पावर -27, अच्छा इसको रूट के बाहर रख लेते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है, ये रूट के बाहर आ गया, ठीक है, 10 को इंटू -27, क्योंकि इसका स्क्वायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपॉन के कितना है आपको, के का ऑर्डर होता है 10 की पावर 9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -11 और -9, तो ये 10 की पावर 10 की पावर -20 हो जाएगा, और 10 की पावर -10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रूट के बाद इंटू 10 की पावर -27 पहले से था यहाँ, तो ये आपका कितना आ गया, 10 की पावर -37 आ गया। सो
बी गिव्स मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाएगी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, नीट सेकंड फेज जो हुआ था, और इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू इतना, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू इतना, द चार्ज ऑफ द डाइपोल। आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा डाइपोल का, अगर डाइपोल है 2 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं डायरेक्ट इसको बताऊंगा थोड़ा सा स्पीड में, कि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाँ, टॉर्क जो होता है, टॉर्क ऑन डाइपोल, इसका फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये बात भी अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको फॉर्मूले सही से मेमोराइज करना पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो पी जो डाइपोल मोमेंट है, इसका भी फॉर्मूला हमें पता होता है क्यू इंटू टू है, चार्ज टाइम्स डाइपोल लेंथ। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, लेकिन अभी चलो यही लेते हैं, साइन थीटा आपको 60 डिग्री दिया है, नहीं सॉरी 30 डिग्री दिया है, यहीं रख लेते हैं। ओके, ये आ गया आपका। अब टाउ कितना दिया है, 4 दिया है टॉर्क, क्यू आपको निकालना है 2 है। तो अब यहाँ देखो 2 ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर नहीं दी है, ध्यान रखो इस बात को, है ना, क्योंकि पूरी डाइपोल लेंथ को हम 2 ए से मानते हैं, ए से नहीं मानते हैं, तो इसीलिए 2 ए की हमें वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है। इसको मीटर में चेंज भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। इंटू ई आपको कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 2 इंटू 10⁵ है ना, इंटू साइन 30 कितना होता है अभी बताओ, 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारा इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4/2 हो जाएगा ना। तो आप इस इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्यू, सॉल्व करने पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये सॉल्व करके इधर तो देखो 10⁻³ आ जाएगा, जो कि दूसरी साइड जाके 10⁻³ बन जाएगा। तो ये आपका इतने कुलम आ गया चार्ज, जो कि 2 मिली कुलम हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। अच्छी बात है, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा सही रहेगा, ये इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में ये नहीं रखना था, धोखे से आ गया। तो देखो यहाँ भी 7 क्वेश्चन में कहा रहा है टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ से देखो 2 पिथ बॉल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन दम इज आर, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर इनके बीच में दिया है आपको। आपसे पूछा रहा है नाउ द स्ट्रिंग्स आर ओरिजिनली क्लैम्प्ड हाफ एट हाफ द हाइट, तो इनको आधी हाइट से क्या किया, इनको बांध दिया। मतलब कि मान लो ये स्ट्रिंग ऐसे थी, और इसको बीच से मैंने क्या किया, आधी हिस्से से ये इस तरह से गई हुई थी, और आधे हिस्से से मैंने इसको क्या किया, क्लैम्प कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ जोड़ दिया, तो ये देखो यहाँ जुड़ी हुई है आधे हिस्से से, तो अब हाइट इसकी y/2 हो गई। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब कितना बन जाता है इन बॉल्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या करना है, y और आपको कह रहा है y हमने हाफ कर दिया, तो r डैश कितना हो जाएगा बताओ, और इसके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, कम होगा बढ़ेगा, कितना हो जाएगा पुराने वाले का। तो सबसे पहले तो हमें y और r के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपने y और r के बीच में रिलेशन निकाल लिया इस क्वेश्चन में, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा। तो रिलेशन निकालने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, इस पिथ बॉल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम, इतने डायग्राम को मैं यहाँ पर बना लूँगा इधर। ठीक है, तो इतने डायग्राम को जब यहाँ बनाएंगे तो आपकी मान लो पिथ बॉल हो गई पहली वाली, है ना, और इसमें भाई यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को जहाँ पर r लिखा है, इस पॉइंट को मैंने ये बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2 हो जाएगी, राइट। और ये हमें हाइट दी है कितनी, ये वर्टिकल हाइट हमको दी है y के बराबर, तो ये y हो गई। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं, है ना। और फिर अगर हम इस मास यहाँ पर इस पिथ बॉल पे देखें, तो एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा, है ना, और एक इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल हो रही होगी, क्योंकि भाई ये वाली बॉल इसको रिपेल कर रही होगी ना। ठीक है, तो ये आपका देखो इधर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो इसी लाइन को अगर मैं इधर कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो ये भी हमारा थीटा एंगल हो जाएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो टेन थीटा हमारा बराबर हो जाएगा किसके, आपको पता है टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे y/r/2 के बराबर हो जाएगा ये, अगर हम इधर की तरफ टेन थीटा लगाएं तो इस वाले ट्राइंगल में। अगर यही मैं इधर वाले ट्राइंगल में लगाऊं, है ना, तो ये हमारा y ये बराबर हो जाएगा किसके, आपका टेन थीटा, फाइनली परपेंडिकुलर यहाँ mg हो जाएगा, mg/kq स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। KQ/r² कहाँ से आया, और ये r² ऊपर जाके सबसे ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, कैसे आया ये, क्योंकि भाई हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ² r² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो, देखो अगर आप देखोगे क्या क्या वैल्यूज हमारी चेंज हो रही है बताओ ज़रा पहले, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ y और r हमारा चेंज हो रहा है, हमें इन दो के बीच में डिफरेंस मतलब रिलेशन निकालना है। मास हमारा बॉक्स का नहीं चेंज होगा,
एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिल्कुल नहीं चेंज होगा, के भी कांस्टेंट है, और क्यू हमारा चार्ज भी चेंज नहीं होगा क्योंकि चार्ज तो हमारा कम हो नहीं रहा है, कम ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो इसके आगे आप कह सकते हो कि हमारा वाई जो है ये बराबर आ जाएगा किसके, ये जब आप आगे देखोगे तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर क्यूब के यहाँ से। ठीक है, अब आप इसके आगे क्या कर सकते हो, देखो बहुत ही सीधी बात है कि अगर मैं बाद वाली हाइट को, वर्टिकल हाइट को एच वाई डैश लिखूँ और पुरानी वाली वाई थी, तो वाई डैश बाय वाई हमारा क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा, आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब के, राइट। तो यहाँ से y हम कह रहे हैं कि वाई डैश वाई बाई टू के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो आगे y अपॉन वाई बाई टू अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब के बराबर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आर डैश जो है ये बराबर आ जाएगा आर बाय रूट क्यूब रूट ऑफ टू के बराबर, आर बाय क्यूब रूट ऑफ टू के बराबर ही आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ टू। ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आई थिंक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो कहा जा रहा है अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टिंग रिंग है हमको पतली सी जिसका रेडियस आर है, अच्छा जी, इज गिवन अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू कूलम, तो हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू। ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, मतलब कि इसमें देखो यहाँ पर पूरा इस प्लस क्यू चार्ज को ऐसे बांट दिया गया है, पूरा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे बढ़ गया है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यूनिफॉर्मली, यहाँ इनको कायदे से लिखना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग, आपको सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, अच्छा ओ पर कितनी दी है, ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट ए के बी, अच्छा ए के बी मतलब ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट है ना, इतनी जो आर्क है, इसकी वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है वो यहाँ पर कितनी जा रही है, ई दी जा रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, तो ए सी डी बी पार्ट जो होगा उसकी वजह से कितनी होगी आपसे पूछा रहा है, ये जो ए सी डी बी पार्ट है इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पे। तो अब कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना, और पेपर सॉल्व करने की, वो कहेंगे कि सर इतने की वजह से अगर ई है तो इतने की वजह से 3 टाइम्स ई हो जाएगी, क्योंकि सर इतना जो है इतने का 3 टाइम्स है, तो आप बी ऑप्शन लगा दोगे या सी ऑप्शन लगाओगे और आपको मिल जाएगा -1 नंबर। -1 क्यों भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी ना, नहीं होगी, 5 नंबर आपके चले गए, जहाँ +4 आने थे -1 आएंगे। ऐसे में क्या करना है आपको, देखो थोड़ा सा अपनी कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो एसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी और बीडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर, इन दोनों आर्क्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और बराबर तो होंगी ऑफ कोर्स क्योंकि चार्ज बराबर है दोनों जगह, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो इनकी इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऊपर वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और जीरो हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एसी और बीडी की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि जो जो बन रही है वो एक दूसरे को कैंसिल किए जा रही है। किसकी वजह से बन रही है फिर, सिर्फ सी डी आर की वजह से बन रही है, और सी डी आर की वजह से उतनी बनेगी जितनी ए के की वजह से बन रही है। अब ए के क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, देखो यहाँ कह रहे हैं प्लस क्यू चार्ज रखा है, ए के पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा अवे होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी होगी ई के बराबर ही रहेगी, क्योंकि सी डी और ए बी दोनों बराबर चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये होगी पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताओ तो आप ज़रा, तो ई ही रहेगी और ओके की डायरेक्शन में रहेगी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद देखो ये 2000 ये पूछा गया था आपको क्वेश्चन 2007 में, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है अ हॉलो सिलेंडर, शायद खत्म हो गया इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और इसके बाद 2010 का रह गया था। ठीक है, कह रहे हैं अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, अब एक हॉलो सिलेंडर ये देखो दिया है आपको, इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कहा जा रहा है कि इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर, अगर फाई फ्लक्स है हमारा किसके थ्रू, एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, बी से एसोसिएटेड जो है, मतलब कि ये वाला जो हमारा सरफेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है हमारा, फाई फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन वोल्ट मीटर, आपको बताना है कितना होगा कि ए के थ्रू, मतलब इस सरफेस के थ्रू, या जो सरफेस है इसके थ्रू आपको बताना है कितना फ्लक्स एमिनेट हो रहा है, ये कितना फ्लक्स क्या कहते हैं एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता है फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमें पता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है किसी भी गॉसियन सरफेस के मतलब सारे सरफेसेस के थ्रू वो कितना होता है, वो होता है हमारा क्यू एनक्लोज, मतलब जितना चार्ज एनक्लोज है यहाँ पर क्यू ही चार्ज एनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, और टोटल फ्लक्स यहाँ कौन कौन से फेसेस से निकल रहा होगा भाई, ये सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर का एक तो एक कर्व सरफेस होता है बी वाला, तो जो यहाँ पर भाई कुछ फ्लक्स बी के थ्रू होगा, है ना, जिसको हमने लिख दिया 5b, 5b मतलब फ्लक्स थ्रू बी,
जिसको फाई दिया है तो इसको फाई लिखा रहने देते हैं, प्लस और जितना सी के थ्रू होगा तो फ्लक्स थ्रू सी प्लस फ्लक्स थ्रू ए, यही तो वही होगा। और सी और ए के थ्रू फ्लक्स सेम होगा क्योंकि इनका एरिया सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बराबर निकलेंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है ये बराबर आ जाएगा फाई प्लस 2 टाइम्स फाई ऑफ ए के। अब आप फाई ए निकाल लोगे तो फाई ए यहाँ से निकाल के कितना आएगा, क्यू कितना आ जाएगा ये, हाँ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस फाई, ये तो 2 टाइम्स आया और जब आप इसको इधर भेजोगे 2 को तो ये पूरे से का हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया अभी बताओ तो ज़रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट हो गया। डी बहुत आ रहा है, क्या बात है भाई, सबका आंसर डी ही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इतनी जल्दी लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया है, अभी 30 मिनट भी नहीं हुए हैं, बताओ, ठीक है। यहाँ देखो कहा जा रहा है 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, 2 पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, बहुत अच्छी बात है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इनके बीच में डिस्टेंस डी है। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको हमने क्या माना है, एफ मान रखा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे हर एक आयन में से, तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के, कितना यहाँ पर दोनों आयंस है, दोनों आयंस के ऊपर अगर हम क्यू चार्ज मान लें तो के क्यू स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, इनके बीच में दूरी डी मान लें तो डी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, सिंपली। अब देखो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है ऑल्सो, है ना, जो हमारा क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको पता है क्यू बराबर एन ई, तो यहाँ क्यू की जगह एन ई रख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या, आपको एन निकालने को पूछा जा रहा है, एन फाइंड कर लोगे आप, एन यहाँ से बराबर आ जाएगा, या एन स्क्वायर सबसे पहले देख लेते हैं कितना आएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन के इंटू ई स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो अब क्वेश्चन में के भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से एन स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर आप हटाओगे तो यहाँ पे रूट में बदल जाएगा, है ना, जो कि कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा भाई, तो ये वाला सी वाला मैच कर रहा है ना, डी वाला नहीं, कई बच्चे सोचेंगे डी वाला है, नो डी वाला नहीं है, सी वाला है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, और बस इसी के साथ फिर ये भी हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। और कल या परसों देखो आपका सेकंड चैप्टर के भी इसी तरह से सिलेक्टेड PYQs मैं लेकर आऊँगा, तो आप उसके लिए रेडी रहना। कल तो शायद ना आ पाए, लेकिन परसों आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शायद डेली भी आने लग जाए, है ना, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें ओके, तो बस ओके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, बताएं कि तो ज़रूरत पड़ना ही चाहिए, है ना। और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।